बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ वक्फे आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रूटीन मैटर्स पर व्लॉग्स इतने ज़्यादा देखे नहीं जाते और तकरीबन सब भी कर रहे होते हैं। अब सोचा ये है कि जब आपकी सामने कोई चीज़ लानी हो तो कोई नई और एक्सक्लूसिव चीज़ लानी हो, ऐसी चीज़ जो कहीं और ज़रा मुश्किल से ही मिले। तो एक बड़ी दिलचस्प ख़बर और उसके बाद असद उमर साहब की जो के इंकशाफात हैं PTI के बारे में, वो और उस पर किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक रद्द-ए-अमल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। असद उमर के इंकशाफात और रद्द-ए-अमल भी आ चुका है, लेकिन इसका तज्ज़िया साथ साथ करेंगे कि किस हद तक रद्द-ए-अमल दुरुस्त है और किस हद तक उसका के इंकशाफात में हकीकत है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प ख़बर आपको दें जो कि कहीं नहीं आई और ना आएगी। और ख़बर ही कुछ यूँ है कि एक PTI की अजीम शख्सियत, उसकी दोबारा जब गिरफ़्तारी की कोशिश हुई तो जो उन्होंने गिरफ़्तारी से बचने के लिए दौड़ लगाई, कहाँ से कहाँ तक, और क्या वो सिचुएशन थी जिसमें गिरफ़्तारी की कोशिश की गई और कितनी तेज़ वो दौड़ थी। वो यकीनन अगर उस शख्सियत का फवाद चौधरी की दौड़ से मुकाबला करवाया जाए तो फवाद चौधरी रेस हार देंगे स्टेमिना की बिना पर, क्योंकि फवाद चौधरी का स्टेमिना बिल्कुल नील और वो एक फरलांग दौड़ कर ही उनकी हालत ख़राब हो गई थी, जबकि ये शख्सियत कई मील दूर दौड़ सकती है और बड़ी स्पीड के साथ, अच्छे स्टेमिना के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ या गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ इमरान खान साहब हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए अपने मुकदमे में पेश होने के लिए। लाहौर से रवाना हुए और हाई कोर्ट पहुँचे। ज़ाहिर है सारा दिन वहाँ हो जाता है और ह्यूमन बीइंग है तो नेचुरल कॉल भी आती है। अब बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर पब्लिक टॉयलेट में तो वो जाते नहीं। तो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग तामीर हुई है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट भिजवाई कि आपका जो अटैच वॉशरूम है वो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब यूज़ करना चाहते हैं। उन्होंने बुला लिया, खान साहब ने वॉशरूम यूज़ किया। उसके बाद बाहर आए तो सेक्रेटरी साहब ने कर्टसी में कहा कि जब तक केस शुरू नहीं होता दोबारा यहीं बैठ जाएं, आप आराम करें, चाय वाय पीते हैं। खान साहब बैठ गए। अच्छा, खान साहब वहाँ बैठे तो इंटेलिजेंस वाले हरकत में आ गए और उन्होंने खान साहब की गिरफ़्तारी की मुँह बनाने की कोशिश की और चीफ जस्टिस को इजाज़त के लिए पैगाम भिजवाया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। इस बात का पता इमरान खान को अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए चल गया और ये मालूम होने के बाद इमरान खान साहब ने जो सेक्रेटरी के रूम से दौड़ लगाई है और जिस स्पीड से वो वापस कोर्ट रूम में पहुँचे, वो भी एक तारीख़ी वाक़या है जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। ज़ाहिर पाबंदी है रिपोर्टिंग पे, और वो स्पीड इतनी थी कि अगर फवाद चौधरी के साथ उसकी रेस लगवाई जाए तो फवाद चौधरी रेस हार जाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी का स्टेमिना बहुत कम है और इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बात बताना स्टेमिना की नहीं है, यहाँ बात माइंड सेट की है कि और ये उसी दिन इमरान खान को अंदाज़ा हुआ कि उनको दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी और उन्होंने ये मैसेज जारी किया कि मुझे अगर दोबारा गिरफ़्तार किया जाता तो कौम फिर निकले। माइंड सेट चेक करें कि ख़ुद से लेकर इमरान खान से लेकर निचले लीडर तक कोई एक भी गिरफ़्तारी देना नहीं चाहता और पुलिस को देख के ऐसे दौड़ते हैं जैसे चूहे को बिल्ली को देख के चूहा दौड़ता है। और ख़तरे के पेश नज़र अवाम और कारकुनों से ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकल के अपने आप को हवालात की भट्टी में और जेल की चक्की में झोंकें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लीडर्स तो गिरफ़्तारी ना दें और अपने कारकुनों और वोटरों से कहें कि वो गिरफ़्तारियाँ दें और कारकुन और वोटर उनके पीछे गिरफ़्तारियाँ देते फिर कारकुन और वोटर गिरफ़्तारी देते हैं, लेकिन जब लीडर आगे और लीडर बहादुर हो, लीडर भी जाना तली पर रख कर और लीडर ये बावर कराए कि पहले मैं जेल जाऊँगा बाद में आप जाएंगे, आपको जेल नहीं जाना दूँगा। लेकिन इमरान खान साहब जैसे लीडरों के पीछे तो बस वही आते हैं जिनको पैसे दे के आपने ट्रेंड किया, वो पकड़े गए, उनको आपने डिसोन कर दिया कि हमारे कारकुन ही नहीं है, और उसके बाद जितनी पब्लिक बाहर निकली वो आपने देख लिया। और जब पहली दफ़ा नहीं निकली तो जो निकले उनके साथ जो सलूक हुआ उस पर जो आपका रद्द-ए-अमल है, उसके बाद देखते हैं कौन और कितने निकलते हैं।
नाज़रीन, ये तो था वो किस्सा इमरान खान की दौड़ का चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के रूम से हाई कोर्ट तक का अनोखा वाक़या, अनोखा किस्सा, और जिसकी खबर कोई नहीं है, हमने आपको दी। ये ज़राए कंफर्म भी कर सकेंगे, अगर चाहें तो पीटीआई के ज़राए से भी पूछ लें, शायद खान साहब की इज़्ज़त की खतर डिनाई कर दें। बहरहाल ये दुरुस्त है, इसका अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक रेफरेंस भी दे दूँगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं अब पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, जो उनके बड़े चहेते लीडर थे, बहुत क्लोज थे और पार्टी के अहम तरीन ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया। इंकशाफात तो पहले भी सबको मालूम है और रोज़े रोशन की तरह पीटीआई की माथे पर लिखे हुए, लेकिन इस तरह से पार्टी के किसी क्लोज कंपेनियन ने उसका इजहार नहीं किया था जैसे असद उमर ने किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्टी में वन मैन शो चाहते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो ये कि किसी का मशवरा भी नहीं मांगते। डिक्टेटरशिप वाली उनकी नेचर सब जानते हैं। क्रिकेट के ज़माने से लेकर अब तक मन माने फैसले करते हैं, मजाल है कोई उनको मशवरा दे और वो मान लें। बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातों से उन्होंने लड़ाई मोल ले रखी है। ये असद उमर साहब कह रहे हैं, फ़ौज के को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आज भी आर्मी चीफ से बात करने के लिए बेताब हैं। खान साहब के कौल व फ़िल में तज़ाद है और ये तज़ाद ही उनकी नाकामी की वजह बना है। फ़ौज समेत तमाम कुव्वतों से मुखासमत मोल ले रखी है। सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी बनाना किसी तरह भी सूदमंद नहीं हो सकता, और उन्हें बारहा ये बात समझाई गई कि आप सियासी मुखालफत को दुश्मनी ना बनाएं आप, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इमरान खान का मिजाज ही जमहूरी नहीं है। असद उमर का कहना है, फ़ौज हमारा कौमी अदारा है, चंद अफसरान गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी फ़ौज को बुरा भला कहना कहाँ की दानिशमंदी है। उम्मीद करते हैं कि आज भी फ़ौज से बातचीत हो जाए। बातचीत की तवक्को अब भी वो आर्मी चीफ से ही लगाए बैठे हैं, और ये वो बातें हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि असद उमर ने बहरहाल अपनी राय अब मुस्तकिल जुदा कर ली, और अपनी नहीं भी की थी तो पीटीआई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त और रोज़ा रोशन की तरह है। ये जो खसलतें बयान की हैं असद उमर ने कि वन मैन शो चाहते हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी का मशवरा नहीं सुनते, सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी बनाया हुआ है, और फ़ौज को गालियाँ देने के बावजूद वो उनको उम्मीद ये है कि आर्मी चीफ उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। और यही नाज़रीन वो नुक्ता है। लोग समझते हैं कि इमरान खान और पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई। वो ये सारी मुखालफत और सारा दबाव और सारा प्रेशर फ़ौज को ब्लैकमेल करने के लिए डाल रहे हैं, और उनका आइडिया ये था कि वो 9 मई को इस तरह से फ़ौज पर हमलावर होंगे, और अवाम का एक हजूम जो उनका जो गलतफहमी है सोशल मीडिया की फ़ोटोशॉप्स देख देख के कि बड़ा जो उनका एक समंदर अवाम को उमड़ा हुआ होता है, वो वही समंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरे मुल्क की सड़कों पर कि होगा तो फ़ौज बैकफुट पे जाएगी और उनसे मुज़ाकरात करेगी। ऐसा नहीं हो, और ना ऐसा होगा, और ना फ़ौज उनसे मुज़ाकरात करेगी। और अगर आज किसी भी वजह से आर्मी चीफ उनको बुलाते हैं, तो आपको वो सीन याद है डी चौक का, जब एक दफ़ा खबर आई कि आर्मी चीफ ने इनको मुज़ाकरात के लिए बुला लिया और हुकूमत को भी बुला लिया है, तो जो खुशी, जो तमतमाहट, जो चहचहाट, मतलब सितारे नाचते हुए चेहरे पर उनके खान साहब के नज़र आए, अंदर से फूटी खुशी, उतनी खुशी शायद उनको अपनी किसी शादी पे भी नहीं हुई होगी, वैसी ही खुशी दोबारा होगी उन्हें अगर आज आर्मी चीफ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आज बात कर लो। वो आर्मी चीफ ही के थ्रू दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी भी सियासतदान और पार्टी से किसी किस्म की कोई बातचीत या इत्तेहाद करें, क्योंकि डिक्टेटोरियल माइंड
ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی کرپشن سے نہ لائیں یا وہ ان کی پارٹی بہت پارس ہے. ان کے کرپشن کے تو 50-100 کیس موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو القادر ٹرسٹ والا پرووڈ ڈاکومنٹڈ کیس ہے، بی آر ٹی والا کیس ہے، ملم جبہ کیس ہے، راول پنڈی رنگ روڈ کیس ہے، یہ سب ان کی کرپشن کی دستانے ہیں. باقی جو وزراء کی کرپشن ہیں وہ اللہ کا آٹا چینی گیس دالیں سپورٹ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو اپنا رد عمل اسد عمر کے بیان پر دیا ہے وہ اس قدر پھنسا ہے کہ کرسچیانی بلی کا بن ہو چکے مطلب مستاق. وہ کہتے ہیں کہ جناب اسد عمر کو اگر یہ شکایتیں تھیں تو پہلے ہی چھوڑتے پارٹی، مشکل وقت میں کیوں چھوڑا بھائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں سمجھاتے رہے، آپ کے دوست تھے، آپ کو بار بار کہتے رہے، برداشت کرتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ شاید سنبھل لیں، لیکن جب نہیں سنبھلے آپ پارٹی اس حال کو پہنچ گئی تو پھر چھوڑنی پڑی. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم اسد عمر جانتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کتنی لچک دکھائی. کون سی لچک دکھائی آپ نے جناب؟ آپ نے تب مذاکرات کی بات کی جب آپ کے گرد شکنجہ سخت ٹائٹ ہو گیا، حکومت کا بھی اور فوج کا بھی. اور پھر آپ نے اس وقت فوج انہیں پتہ تھا حکومت کو کہ اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، اور اب بھی مذاکرات پہ آ کے یہ فوج ہی سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر چیف جسٹس کے حکم پر آپ نے الیکشن کے لیے مذاکرات کی بات کی تو آپ نے کہا کہ جی ہم آئینی ترمیم کے لیے تیار ہیں. آئینی ترمیم آپ کیسے تعاون کریں گے بھائی؟ آپ تو اس پارلیمنٹ سے مستعفی ہو کے نکل گئے، آپ کے استعفے منظور ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب طلاق تو ہو گئی ہے لیکن حلالہ کر لو، اور وہ بھی بغیر کسی دوسرے نکاح کے. تو وہ مرضی ہوتی ہے پھر حلالہ ہو کرنا یا نہ کرنا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی خواہش کے مطابق کب چلے گی. جو استعفے منظور ہو گئے قانوناً اب وہ واپس نہیں ہو سکتے. اور جب تک وہ منظور نہیں کیے جا رہے تھے 6 مہینے تک اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے کہ شاید آپ واپس لے لیں. اس وقت آپ چوک میں کھڑے ہو کے گالیاں دیتے تھے، آپ کے وفادی ہوتے تھے کہ استعفے ہم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے منہ پر مارے، یہ قبول کیوں نہیں کرتے. یہ فواد چودھری صاحب کے پاس تھے، جس کے بعد استعفے قبول کرنے شروع کیے گئے. اور جب قبول کر لیے گئے تو عدالت میں پہنچ گئے جی ہمارے استعفے کیوں قبول کیے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بنا رہے تھے. کوئی سخت لفظ چلے میں نہیں استعمال کرتا، کلیئر کٹ. اور کس کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ ہو گئے. اور جب اب آپ اسمبلی سے باہر ہو گئے تو آپ کہتے ہیں ہم جناب آئینی ترمیم میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کیسے کریں گے آپ؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات میں لچک دکھائی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو، تو ہم نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ کی. سب کو پی ٹی آئی سمجھا ہوا کیا کہ اپنے 2 صوبوں میں چلتی حکومت اور قومی اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن مستعفی ہو کے اسمبلیاں توڑ تاڑ کے گلیوں میں بیٹھا کرے، اور حکومت بھی پاگل بن کرے کہ اپنی بنی بنائی حکومت توڑ کے تو جناب آپ کے مرہون منت ہو جائے. خان صاحب آپ نے سیاست ابھی شروع کی ہے. یہ نسلی جدید پشتی سیاستدان جن سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، آپ کو سخت بات نہیں کہیں گے، آپ کے خلاف سخت الفاظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن چلیں ایسے چلیں گے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ. سمجھ آئیے نا کیا ہو رہا ہے. آپ کے اپنے اب آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے، اور یہ آئینہ آپ کو دکھایا جاتا رہے گا. دیکھتے ہیں اب تو ججز کو بھی شاید کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. گزشتہ روز ذیلی عدالت میں جب بار بار مداخلت کی آپ نے کوشش کی. ناظرین یہ بھی ایک خبر ہے کہ دوران سماعت عمران خان صاحب بار بار اٹھ کر مداخلت کر رہے تھے، تو جج صاحب نے وکیل صاحب کو یہ کہا، میں نام نہیں لیتا سب کے، کہ آپ ان سے کہیں یہ آرام سے بیٹھیں، یہ ملزم ہے، انہیں اس طرح بیچ میں بار بار مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بات کرنی ہے یہ اپنے وکیل کے تھرو کریں، اور آپ کو جو کہنا ہے وہ کریں. تو یہ وہ تبدیلی ہے کچھ رویے میں کورٹس کے بھی. کہاں تک عدالتیں ریلیف دیتی رہیں گی؟ کہاں تک؟ کہیں تو کسی کا ضمیر جاگے گا اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو بھی شکنجے میں لائے گا. ناظرین اگلی اپڈیٹ تک کے لیے یا اگلی بریکنگ کے لیے اجازت دیجیے، اور
دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔